अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने सेक्शन 24 पढ़ना है ऑफ स्पेसिफिक लीव एक्ट। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 23 डिस्कस किया था, जिसमें हमने उन एंटिटीज़ को पढ़ा था जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, यानी हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या जिनको कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकती है। आज हमने उन एंटिटीज़ को पढ़ना है जिनको कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती, या जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते, जिन पे बार है, जिन पे कोई पर्सनल बार है कि वह उस वजह से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 24 में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बीआर एक्ट की लैंग्वेज से। सेक्शन 24 ऑफ स्पेसिफिक लीव एक्ट, पर्सनल बार्स टू द रिलीफ, यानी इस जो रिलीफ की बात हो रही है, कौन सा रिलीफ? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ। किन किन अशखास पे या किन किन एंटिटीज पे बार है कि वो ये रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। किन किन की फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता? हु कुड नॉट रिकवर कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच, यानी मिसाल के तौर पे कोई दो एंटिटीज है, ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी भी बारे में। अब कोई एक प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर बी इसको ब्रीच कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को, और किसी भी वजह से यहाँ पे ए केपेबल नहीं है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कॉम्पनसेशन क्लेम कर सके किसी भी वजह से, तो जहाँ पे कोई पार्टी कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकती, वहां पे वो ये एक्सेप्शन या स्पेसिफिक रिलीफ भी क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पे एक जनरल रिलीफ ही आप नहीं क्लेम कर सकते, वहां पे आप एक्सेप्शनल रिलीफ कैसे क्लेम कर सकते हैं? ये मैं आपको जनरल मिसाल दी समझाने के लिए, हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उससे आपको ये वाजे होगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। तो जाहिर है जहाँ पे जनरल रिलीफ हम क्लेम नहीं कर सकते, वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ भी क्लेम नहीं कर सकते। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इन करेक्टर ऑफ एजेंट फॉर बी, यानी बी कोई एंटिटी है और ए उसका एजेंट है। ए इन करेक्टर ऑफ एजेंट फॉर बी, यानी ए बी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद सी टू बाय सीज हाउस, एक सी के साथ एग्रीमेंट करता है क्या? कि सी के घर के खरीदने का। ये मिसाल के तौर पे सी का घर है। A is in reality acting not as agent for B but on his own account, यानी यहाँ पे अब A वैसे तो इन करेक्टर तो B का एजेंट है यहाँ पे, लेकिन वो एक्टिंग जो कर रहा है वो एज ए B के एजेंट पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो ऑन हिज ओन अकाउंट इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई कर रहा है। A कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि ए बी का एजेंट है, इन करेक्टर ये बी का एजेंट है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अपने पर्सनल अकाउंट में कर रहा है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहीं पे जाके कर रहा है, और एक्टिंग ये कर रहा है कि वो बी का एजेंट है, तो वहां पे ये स्पेसिफिक ये कॉम्पनसेशन नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि कॉम्पनसेशन उस वक्त क्लेम कर सकता था जब ये एक बी के एजेंट के तौर पे ही अपने आप को आगे पेश करता, यानी बी के एजेंट के तौर पे ही अपने आप को एक्ट करता। लेकिन यहाँ पे ये एक्टिंग जो कर रहा है वो अपनी ओन हिट्स ओन अकाउंट कर रहा है। अगर यहाँ पे, हाँ, अगर बी के बिहाफ पे ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करता, तो यहाँ पे बी भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता था, ए भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ए ने अपनी एक किस्म की जो इसकी कैपेसिटी थी वो क्या थी? बी के एजेंट के तौर पे, लेकिन इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके किया है, ऑन हिज ओन अकाउंट किया है। तो अब ये उस कॉन्ट्रैक्ट में जो ये एक्टिंग इसने ये की है कि वो बी के बिहाफ पे कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। तो जहां पे कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, वहां पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ भी नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि कॉम्पनसेशन एक जनरल रिलीफ है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक एक्सेप्शनल रिलीफ है। तो जनरल रिलीफ यहाँ पे कोई जनरल चीज ही आप क्लेम नहीं कर सकते, वहां पे एक्सेप्शनल चीज भी नहीं क्लेम होगी। क्लॉज बी पढ़ते हैं। Who has become incapable of performing or violates, who has become incapable of performing, पहले इस चीज को एनालाइज करते हैं। इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग का क्या मतलब है?
किसी भी वजह से कोई पार्टी जो अपना पार्ट परफॉर्म करने के इनकेपेबल है, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, या उसका टाइटल जो था वो डिफेक्टिव हो गया, किसी भी वजह से वो अपना पार्ट परफॉर्म करने के केपेबल ही नहीं है, तो वो पार्टी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकती। जिस तरह मैंने आपको एक रेडीनेस और विलिंगनेस का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रही है वो खुद अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी हो। अब यहाँ पे वो पार्टी ही इंसॉल्वेंट हो गई या वो कैपेबल ही नहीं रही अपना पार्ट परफॉर्म करने के, तो इसका मतलब वो रेडी भी नहीं है, विलिंग भी नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है अपना पार्ट परफॉर्म करने के। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस वो अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम नहीं कर सकती। इसके हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, समझ आ जाएगी। और वायोलेट्स या फिर कोई एनी एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेट ऑन हिज पार्ट रिमेंस टू बी परफॉर्म, या तो वो इनकेपेबल हो गई अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से, या उसने वायोलेशन किए कॉन्ट्रैक्ट के किसी मटेरियल टर्म की, तो भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट नहीं कर सकते। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं ताकि आपको ये दोनों चीजें, इनकेपेबल किस सूरत में यानी शख्स होता है और वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल इन मटेरियल टर्म्स वो किस तरह होती है। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल बी अ हाउस and to become tenant thereof for a term of 14 years. A contract to sell B a house. A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी घर को बेचने का, to become tenant thereof for a term of 14 years from the date of the sale at specified yearly rent. और A ने उसके साथ ये किया कि मैं आपको, A ने B को घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और A ने साथ में उसे ये भी कहा कि मैं इसी घर में आपके टेनेंट के तौर पे अपना घर बेच दिया और उसी घर में दूसरे जिसको बेचा है उसके टेनेंट के तौर पे 14 साल वो रहेगा, 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल एट स्पेसिफाइड ईयरली रेंट, और वो कोई सालाना रेंट भी उसे पे करेगा बी को, क्योंकि अपने घर तो उसने बी को बेच दिया। ए बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब किसी भी वजह से ए इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी इसकी लीगल कैपेसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लीगल इसकी डेथ हो जाती है। अब ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं बन सकता, कोई भी ये लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इसका मतलब इसने अपना पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही अब परफॉर्म करने के केपेबल नहीं रहा, तो अब यहाँ पे ये बी को इन्फोर्स नहीं कर सकता, बी के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता कि बी अब ये अपना घर ले और मैं इस घर में 14 साल तक ईयरली रेंट के तौर पे टेनेंट के तौर पे रहूंगा, ईयरली रेंट पे करूंगा, क्योंकि इसने अपनी ऑब्लिगेशन ही परफॉर्म करने के काबिल अभी नहीं रहा, ये इनसॉल्वेंट हो गया। यह थी इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। क्या वायोलेशन की हम पढ़ते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल बी अ हाउस एंड गार्डन इन विच देयर आर ऑर्नामेंटल ट्रीज। ए ने कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी हाउस का जिसमें कोई ऑर्नामेंटल ट्रीज थे। ऑर्नामेंटल ट्रीज अमूमन उन ट्रीज को कहते हैं जो ब्यूटी के लिए या साए के लिए लगाए जाते हैं, उनका कोई फल वगैरह नहीं देते, लेकिन उनकी एक स्पेशल ब्यूटी होती है और वो खूबसूरती बनाने के लिए किसी हवेली में लगाए जाते हैं। गार्डन इन विच देयर आर ऑर्नामेंटल ट्रीज अ मटेरियल एलिमेंट इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज अ रेजिडेंस। और वो ऑर्नामेंटल ट्रीज क्या था, मटेरियल एलिमेंट थे, उन्हीं की बेस पे कोई पार्टी उन्हें आके खरीदती थी क्योंकि उनकी एक स्पेशल वैल्यू थी उस गार्डन की। ए विदाउट बी कंसेंट। ए जिसने घर बेचा है ये बी की इजाजत के बगैर पहले बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट टू सेल का, कि मैं आपको ये घर और ये गार्डन बेच रहा हूँ जिस गार्डन में ऑर्नामेंटल ट्रीज लगे हुए थे। अब हो सकता है कि बी ने वो घर खरीदा ही इसीलिए हो कि उसमें ऑर्नामेंटल ट्रीज लगे हुए हैं और वो इसीलिए उसकी खूबसूरती की वजह से बी ने वो घर खरीदा हो। अब क्या ए क्या करता है, बी से पूछे बगैर, बी की कंसेंट के बगैर फेल द ट्रीज, इन दरख्तों को कटवा देता है। तो अब जाहिर है इसका वो जो इसका एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, उस वक्त जब एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त ये ट्रीज मौजूद थे और उन ट्रीज की वजह से ही बी ने ये घर खरीदा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज मटेरियल एलिमेंट इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये मटेरियल एलिमेंट थे और इनकी एक स्पेशल वैल्यू थी। हो सकता है कि बी ने उन्हीं ट्रीज की वजह से वो घर खरीदा हो, लेकिन एग्रीमेंट होने के बाद ए ने वो ट्रीज कटवा दिए।
फेल डाउन करवा दिए। तो अब यहाँ पे मतलब ए ने जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके मटेरियल टर्म की इसने वायोलेशन की है, क्योंकि ट्रीज जो थे वो मटेरियल टर्म थे, उनकी एक स्पेशल वैल्यू थी। अब उसने ए ने वायोलेशन की है बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी, उसके मटेरियल टर्म्स की। अब यहाँ पे ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने पार्ट में ही जो उसे परफॉर्म करना चाहिए था, जो उसे ब्रीच नहीं करना चाहिए था, उसी को वायोलेट किया है। अपने ही बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट को, अपने ही किए गए कॉन्ट्रैक्ट को वायोलेशन की है। इस वजह से अब ए यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, इस पे एक पर्सनल बार है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लें। ए होल्डिंग लैंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ लीज। ए ने किसी से कोई जमीन ली है बी से, ए ने बी को जमीन दी है कोई लीज पे, फॉर अ लीज commits waste or treats the land in an unhusband-like manner। अब ये एक हस्बेंड्री मैनर होता है, एग्रीकल्चरल टर्म है ये, यानी वहाँ पे जमीन को एक प्रॉपर वे में, एक खास वे में, यानी जिस तरह एक नॉर्मली जमीन कास्ट की जाती है उसी वे में उनको इस्तेमाल करना होता है। अगर उनका मिसयूज किया जाए या किसी वजह से जमीन की जो टॉप सॉइल है उसको वहां से रिमूव किया जाए, या जमीन में कोई फेंसेस लगी हुई हैं उनको वहां से खत्म किया जाए, या कोई दरख्त वगैरह लगे हुए हैं उनको अगर लेसी जो है वो काटता है, तो इसका मतलब उस लीज की जमीन को वो अनहस्बेंड लाइक मैनर में यूज कर रहा है। या वहां पे कोई गड्ढे खुदवा देता है ताकि वहां पे परमानेंट ए भी उस जमीन को काट ना कर सके, जिससे उसने वो लीज पे लिए बाद में जब उनके दरमियान लीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह अनहस्बेंड लाइक मैनर्स में अगर लेसी जो है वो उस जमीन को यूज करता है तो वहां पे क्या होगा, ए कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए लेसी था, बी लेसर था, ए ने ये जमीन लीज पे ली बी से, ए ने इस जमीन को अनहस्बेंड लाइक मैनर में यूज किया, यानी जिस तरह एक नॉर्मल कास्ट शेयर की जाती है उससे हटके इसकी टॉप सॉइल को रिमूव करा दिया, इसमें कोई फेंसेस लगे हुए थे उनको खत्म कर, उनको डिमोलिश करा दिया, या कोई ट्रीज वगैरह थे वो ट्रीज इसकी मिल्कियत तो नहीं थे ना, वो ट्रीज तो बी की मिल्कियत थे, क्योंकि बी से इसने लीज पे ली थी वो जमीन। तो इस तरह अनहस्बेंड लाइक मैनर में अगर उस जमीन को यूज करता है तो इसका मतलब उनका जो एग्रीमेंट था, उन्होंने लीज का जो एग्रीमेंट था लेसी ने खुद ने उस एग्रीमेंट की वायोलेशन की है। तो अब जो बंदा अपने ही एग्रीमेंट की, अपने ही ऑब्लिगेशन की वायोलेशन करता है तो वो बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वही प्रिंसिपल फिर यहाँ पे हर्डल बन जाएगा, रेडीनेस एंड विलिंगनेस। उसने खुद ने ही वायोलेशन करी तो वो दूसरे से क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल सी है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेट एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक एन अनफिनिश्ड हाउस। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है लेट को, यानी लीज पे देने को, एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक एन अनफिनिश्ड हाउस। ए किसी प्रॉपर्टी को, हाउस को लीज पे दे रहा है, बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बी कॉन्ट्रैक्टिंग टू फिनिश द हाउस एंड द लीज टू कंटेन covenants on part of A to keep the house in repair। बी ने उसको एक्सेप्ट की, बी कॉन्ट्रैक्टिंग टू फिनिश द हाउस एंड द लीज टू कंटेन कोवेनेंट्स। अब वो अंडर अनफिनिश्ड हाउस था ना, बी उसको लीज पे लेता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं इसको फिनिश भी करूंगा, ये अनफिनिश जो इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। कंटेन कोवेनेंट्स ऑन द पार्ट ऑफ ए टू कीप द हाउस इन रिपेयर। और ए बाद में इस हाउस को रिपेयरिंग में रखेगा, यानी ए की ड्यूटी है कि उसको रिपेयर करके देगा। बी फिनिशेस द हाउस इन अ वेरी डिफेक्टिव मैनर। अब बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या था कि मैं इस हाउस को फिनिश करा के दूंगा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वो इतनी खस्ता हालत में, इतने डिफेक्टिव मैनर में उसको फिनिश करा है कि वो कोई, यानी कुछ अर्से बाद वो फिर दोबारा उसकी रिपेयरिंग करानी पड़े। अब रिपेयरिंग की ऑब्लिगेशन ए के पास थी, ए ने रिपेयर करा के देना था, लेकिन बी ने अपने जो किए गए कॉन्ट्रैक्ट से एक अनफेयर एडवांटेज लेते हुए उसकी फिनिशिंग इस तरह कराई कि बी उसका अगले दिन उसकी रिपेयरिंग कराना शुरू कर दे, यानी उसका मटेरियल इस तरह ए बी ने यूज किया उसकी फिनिशिंग में। B finishes the house in a very defective manner. He cannot enforce the contract specifically, though A and B may sue each other for compensation for breach of it।
अब जाहिर है बी ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ए के साथ उसकी एक वायोलेशन की है, यानी उसने उसकी गुड फेथ में, जिस तरह मैंने बोनाफाइड का वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, क्लीन हैंड गुड फेथ में अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की और ये अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रहा है अगर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट इसे ग्रांट करती है। तो इस सूरत में भी बी ने अगर वायोलेशन की है उस कॉन्ट्रैक्ट की, जैसा कि उसने फिनिशिंग में डिफेक्टिव मटेरियल यूज किया है, तो यहाँ पे अब बी उस घर की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि बी ने अपने पार्ट में ही उस कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन की है। नेक्स्ट देखते हैं, who has already chosen his remedy and obtained satisfaction for the alleged breach of contract। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के दरमियान किसी भी घर के हवाले से, ए ने फॉर एग्जांपल इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में ए से कुछ कॉम्पनसेशन ले ली और सेटिस्फाई हो गया कि मैं आपने मुझे कॉम्पनसेशन दे दी, ठीक है, अब आपकी ब्रीच का यानी मैं उसको क्लेम नहीं करूंगा कि आपने क्यों ब्रीच किया है, कॉम्पनसेशन ले ली और कॉम्पनसेशन से सेटिस्फाई भी हो गया। अब बाद में 1 साल बाद बी को ख्याल आता है कि नहीं, मैंने कॉम्पनसेशन तो ले ली लेकिन अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कराता हूँ, तो इस सूरत में बी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता क्योंकि उसने सेटिस्फाइड कॉम्पनसेशन ले ली। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, A contracts to let and B contracts to take a house for a specified term at a specified rent। A ने लीज पे घर दिया B को और B ने वो एक्सेप्ट किया फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म एट स्पेसिफाइड रेंट, रेंट भी उनके दरमियान फिक्स हो गया। B रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, B ने अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया। जो एग्रीमेंट टू लीज हुआ था, B बाद में कहता है कि मैं घर आपसे नहीं लेता लीज पे। अब क्या होगा, A thereupon sues for and obtains compensation for the breach। अब यहाँ पे जब B ने ब्रीच की तो A ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने की बजाय कॉम्पनसेशन इसे मिल गई, यानी हो सकता है इसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम की हो लेकिन इसे कोर्ट ने कॉम्पनसेशन दी हो, या हो सकता है कि इसने क्लेम ही सिर्फ कॉम्पनसेशन की हो। किसी भी सूरत में A ने B से कॉम्पनसेशन ले लिया उस ब्रीच की वजह से। अब बाद में कॉम्पनसेशन लेने के बाद, सेटिस्फाइड कॉम्पनसेशन लेने के बाद ए इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। ए thereupon sues for and obtains compensation for the breach। ए कैन नॉट obtain specific performance of the contract, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज डी, who previously to the contract had noticed that a settlement of the subject matter thereof, though not founded on any valuable consideration, had been made and was then in force। यानी कि कोई, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ फिर हम इसकी इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे कि इसने कौन सी मिसाल दी है। मिसाल के तौर पे ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी एक प्रॉपर्टी के हवाले से। अब यहाँ पे बी ने जब इस वक्त को जब इस घर को या इस प्रॉपर्टी को खरीदा तो बी को ये मालूम था कि ए ने इस प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट किया हुआ है या किसी और को सेल की हुई है। सेल भी हो सकती है, यानी कंसिडरेशन के तहत अगर प्रॉपर्टी को वो किसी को दे रहा है तो वो सेल परचेज होगी। अगर विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है जिसे हम थो नॉट फाउंड इन एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या उसे कंसिडरेशन नहीं ली तो गिफ्ट होगा। सेल किया हुआ है ए ने पहले ही इस घर को या किसी को गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ है, तो बी को ये जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो घर खरीद रहा था, उसे पता था कि इस घर पे ऑलरेडी कोई सेटलमेंट हुई पड़ी है, चाहे वो कंसिडरेशन के इवज हुई है या वो बगैर किसी कंसिडरेशन के इवज हुई है, लेकिन उसकी सेटलमेंट हुई पड़ी है। तो अब यहाँ पे बी इस घर की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसको पहले ही पता था कि इस घर की तो सेटलमेंट पहले हुई पड़ी है। तो अब ए इस घर को बी को तो दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसने तो इनके साथ सेटलमेंट की हुई है या गिफ्ट किया हुआ है किसी को। तो बी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि बी को पहले ही पता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, या इस घर को ए मुझे दे ही नहीं सकता क्योंकि इसने पहले ही इसकी सेटलमेंट की हुई है।
यानी बी के अगर नॉलेज में था, उसके नोटिस में था कि इस प्रॉपर्टी की पहले ही सेटलमेंट हुई पड़ी है, फिर भी वो उस प्रॉपर्टी पे कोई एग्रीमेंट करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर बी उस प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकता। अगर उसके नोटिस में था तो ये शर्त है यहाँ पे। हैड बीन मेड एंड वाज देन इन्फोर्स। देन इन्फोर्स का मतलब है कि वो कोई वैलिड सेटलमेंट हुई हो, इन्फोर्स हो, यानी उसको इन्फोर्स कराया जा सकता हो, अगर ये चाहे तो वो इन्फोर्सेबल हो, तो वो उसकी बात कर रहा है, कोई वैलिड सेटलमेंट हो। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू लेट, डी की इसने इलस्ट्रेशन नहीं दी, चलो नहीं दी, मैंने आपको समझा दिया कि ए ने कोई प्रॉपर्टी को सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, जबकि बी को ऑलरेडी पता था कि ए ने इसी प्रॉपर्टी पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या तो किसी को पहले ही सेल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या किसी को गिफ्ट के तौर पे सेटलमेंट की हुई है। तो अब बी को अगर ए ये प्रॉपर्टी नहीं देता तो बी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं करा सकता, क्योंकि बी को ऑलरेडी पता था, उसके नोटिस में था कि इसकी तो ऑलरेडी सेटलमेंट हुई पड़ी है, तो उसको चाहिए था उस घर को खरीदे ही ना, इसलिए उसको अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ नहीं ग्रांट किया जा सकता। तो ये सेक्शन 24 था ऑफ स्पेसिफिक इफेक्ट, जिसमें हमने उनको पढ़ा के जो उन एंटिटीज को पढ़ा जिन पे कोई पर्सनल बार है और वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। क्लॉज ए में हमने देखा कि जो एंटिटी किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉम्पनसेशन नहीं ले सकती, क्योंकि वो कंपनसेशन चूंकि एक जनरल रिलीफ है, तो वो एक एक्सेप्शनल रिलीफ यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं ले सकती। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि अगर कोई पार्टी अपने ही पार्ट को परफॉर्म करने से इनकेपेबल है या खुद ही किसी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करती है और बाद में वो दूसरी पार्टी को कंपेल कराए कोर्ट के तहत, कोर्ट के जरिए, तो आप इस पार्टी को कंपेल करें अपने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, तो इस सूरत में वो दूसरी पार्टी को कंपेल नहीं करा सकती, क्योंकि उसने खुद नहीं अपने पार्ट परफॉर्म करने से इनकेपेबल है या अपने ही पार्ट को उसने अपनी ही ऑब्लिगेशन को, अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है। तीसरी हमने सिचुएशन पढ़ी कि जहां पे किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एक पार्टी ने कॉम्पनसेशन पहले ही दूसरी पार्टी से ले चुकी है और बाद में सेटिस्फाइड कॉम्पनसेशन, और बाद में कॉम्पनसेशन लेने के बाद भी वो अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता है, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती, उससे पर्सनल बाहर आ गई, क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉम्पनसेशन, सेटिस्फाइड कॉम्पनसेशन ले ली। चौथे में हमने देखा कि किसी को पता था कि इस जिस प्रॉपर्टी पे वो एग्रीमेंट कर रहा है, इस प्रॉपर्टी की ऑलरेडी सेटलमेंट हुई पड़ी है, तो उस प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट को भी वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकता। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम सेक्शन 25 पढ़ेंगे। इसी तरह हम 1 बाय 1 सेक्शंस पढ़ लें, क्योंकि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बहुत एक अहम चैप्टर है और ये सेक्शन स्पेसिफिकली बहुत अहम है। इनको 1 बाय पढ़ने के बाद सेक्शन 30 के बाद इंशाल्लाह हम आगे स्पीड में पढ़ेंगे, ताकि इसी सेमेस्टर में हमारे सारा कोर्स कवर हो सके। थैंक यू। हाफिज।